कानपुर दौरे पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ 412 करोड़ की सौगात देंगे। सीएम योगी 8000 लाभार्थियों को टैबलेट बांटेंगे। 2 सितंबर से बीजेपी का सदस्यता अभियान। आज पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर बैठक होगी। लखनऊ में हुई सपा की बैठक। उपचुनाव को लेकर हुई चर्चा। अखिलेश यादव की अध्यक्षता में बैठक। चंपई सोरेन ने जेएमएम से दिया इस्तीफा। कल बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। कहा, झारखंड को बचाना मेरा काम। हाईकोर्ट पहुंचे ब्रजभूषण शरण सिंह। दिल्ली पुलिस की एफआईआर को किया चैलेंज। आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने की मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ ज़ेबा अली। वक्त हो गया है शहर शहर खबर खबर का। बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। कानपुर में सीसामऊ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज कानपुर दौरा है। बताया जा रहा कि सीएम 3.5 घंटे शहर में रहेंगे और करीब 412 करोड़ रुपए की 145 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आज करेंगे। साथ ही चुन्नीगंज स्थित जीआईसी मैदान में होने वाले कार्यक्रम के दौरान मंच से 8000 छात्रों को टैबलेट्स देंगे। इसके अलावा रोजगार मेले में नौकरी और ऋण पाने वाले 1500 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सभी योजनाओं के 5-5 लाभार्थियों को सम्मानित करेंगे। इसके बाद भाजपा पदाधिकारियों के साथ मर्चेंट चैम्बर हॉल में बैठक करेंगे। उनके कार्यक्रम को देखते हुए जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह, सीडीओ दीक्षा जैन, एडीएम सिटी डॉक्टर राजेश कुमार और अन्य अधिकारियों ने मर्चेंट चैम्बर हॉल और जीआईसी का निरीक्षण किया। इसके बाद अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। जी हाँ, बता दें 412 करोड़ की सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ आज कानपुर वासियों को देने जा रहे। कानपुर वालों के लिए कह सकते हैं कि आज बड़ी खुशखबरी का मौका, जहां एक तरफ स्टूडेंट्स को टैबलेट बांटेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, वहीं कई परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। आपको बता दें कानपुर दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। जी हां, 412 करोड़ की सौगात देंगे आज। 8000 लाभार्थियों को टैबलेट भी बांटेंगे। कानपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। जी हां, बता दें करीब 412 करोड़ रुपए की 145 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने जा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और कानपुर के दौरे पर हैं। बता दें साथ ही चुन्नीगंज स्थित जीआईसी मैदान में होने वाले कार्यक्रम के दौरान मंच से 8000 छात्रों को टैबलेट देंगे। इसके अलावा रोजगार मेले में नौकरी और ऋण पाने वाले 1500 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी देंगे। सभी योजनाओं के 5-5 लाभार्थियों को सम्मानित करेंगे। इसके बाद भाजपा पदाधिकारियों के साथ मर्चेंट चैम्बर हॉल में बैठक करेंगे। उनके कार्यक्रम को देखते हुए जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह, सीडीओ दीक्षा जैन, एडीएम सिटी डॉक्टर राजेश कुमार और अन्य अधिकारियों ने मर्चेंट चैम्बर हॉल और जीआईसी का निरीक्षण किया है। इसके बाद अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जाएगी। बता दें इस दौरे को, कानपुर के इस दौरे को कहीं ना कहीं सियासत की नजर से भी देखा जा रहा है। राजनीतिक पार्टियों का कहना है कि जहां पर विधानसभा सीट से उपचुनाव होने हैं वहां पर खासकर ये दौरे किए जा रहे हैं और वोट साधने का निशाना है कहीं ना कहीं। जी हाँ, आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ का आज कानपुर दौरा है और कानपुर वासियों को बड़ा तोहफा देने को तैयार हैं आज सीएम योगी आदित्यनाथ। 412 करोड़ की सौगात देने जा रहे हैं आज। 8000 वहीं स्टूडेंट्स को टैबलेट भी बांटेंगे। बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ का कानपुर दौरा आज। जी हाँ, कानपुर में सीसामऊ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज कानपुर दौरा है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजेश लाइव जुड़ गए हैं हमारे साथ। राजेश, सीएम योगी आदित्यनाथ आज कानपुर पहुंच रहे हैं और 412 करोड़ की सौगात देने जा रहे हैं।
बिल्कुल जी, अगर बात की जाए सीएम योगी आदित्यनाथ की, सीएम योगी आदित्यनाथ आज कानपुर पहुंच गए हैं और वहां पहुंचकर आज लगभग 145 परियोजनाओं को आज वहां पे उसका वहां पर उद्घाटन करेंगे। उसके साथ साथ में आपको बता दें कि जो सीसा मऊ की विधानसभा पर उपचुनाव होना है, तो उसके लिए भी वहां के जो भी बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता है, उनसे भी मुलाकात करेंगे और जो सीट है, सीसा मऊ सीट है, उसको जीतने की भी वहां पे मंत्रणा करेंगे। उसके साथ साथ में आपको बता दें कि वहां पे लगभग 8,000 छात्रों को वहां पे टैबलेट भी बांटेंगे और उसके साथ में वहां के लोग हैं, जो वहां के युवा हैं, वहां के युवाओं को रोजगार के लिए और रोजगार के साथ साथ में वहां पे ऋण वितरण का भी काम आज योगी आदित्यनाथ कानपुर में करेंगे। राजेश, इस दौरे को सियासत की नजर से भी देखा जा रहा है, क्योंकि विपक्ष का ये कहना है कि अभी तक कानपुर वालों के लिए कोई ऐसे बड़े कदम नहीं उठाए गए थे और अब अचानक उपचुनाव से ठीक पहले इस तरह की नई परियोजनाओं का शिलान्यास करना और युवाओं को टैबलेट्स बांटना, ये सब कहीं ना कहीं उपचुनाव में वोट बढ़ाने के लिए है। क्या कहेंगे? बिल्कुल बात सही है। जिस तरीके से विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है योगी आदित्यनाथ पर, बीजेपी पर भी, विपक्ष लगातार कहता है कि योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, उन उपचुनाव वाली सीटों पर ही योगी आदित्यनाथ दौरा कर रहे हैं। और उस दौरे का अगर मतलब निकाला जाए तो कहीं कहीं देखा जाए उस दौरे का मतलब सिर्फ राजनीतिकरण है, क्योंकि जिस तरीके से जितनी भी सीटों पर उपचुनाव होना है, उन सीटों पर योगी आदित्यनाथ खुद वहां का दौरा कर रहे हैं, वहां के लोगों को वहां पे परियोजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं, वहां के लोगों को टैबलेट बांट रहे हैं। तो जाहिर सी बात है विपक्ष जो है लगातार इस पर सवाल उठा रहा है, क्योंकि 10 सीटों पर चुनाव होना है और 10 सीटों को जीतने के लिए योगी आदित्यनाथ के बीजेपी पूरी तरीके से पूरा दमखम लगा दी है, जिसको लेकर विपक्ष जो है निशाना साधता नजर आ रहा है। जी, बात करें अगर सीएम 3.5 घंटे जिस तरह से शहर में रहेंगे और करीब 412 करोड़ रुपए की 145 परियोजनाओं का लोकार्पण करने वाले, तो कह सकते हैं कि एक बड़ी संख्या में वहां पर ये लोकार्पण कर रहे हैं। राजेश, देखिए जब अगर बात करें जो 145 जो परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण होना है, अब वो परियोजनाएं जो है धरातल पर कितना आती हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से विपक्ष सवाल उठाता नजर आ रहा है बीजेपी पर, योगी आदित्यनाथ पर, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और उन्हीं सीटों पर, जिन सीटों पर उपचुनाव होना है, उन्हीं सीटों पर योगी आदित्यनाथ अपना पिटारा खोल रहे हैं। जाहिर सी बात है कि विपक्ष के सवाल के घेरे में योगी आदित्यनाथ और बीजेपी है। लेकिन बीजेपी जिस तरीके से जाकर अगर देखा जाए तो जिस तरीके से बीजेपी कानपुर में जाकर वहां पे सौगात देने वाली है, और उसके साथ साथ में आपको बता दें सौगात देने के साथ साथ में बीजेपी जो है वहां के जो युवा हैं उनको ऋण वितरण करेगी, उनको वहां पे प्रशस्ति पत्र भी देगी। साथ साथ में आपको बता दें कि उसके साथ में वहां के लोगों को रोजगार के लिए जो रोजगार मेला है उसके लिए भी प्रोत्साहन करेगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो वहां के लगभग 8,000 युवाओं को टैबलेट भी मुहैया कराएगी, योगी आदित्यनाथ कराएंगे। जी, जाहिर तौर पे ये बिल्कुल कह सकते हैं कि वोट को बढ़ाने के लिए, वोट को साधने के लिए लगातार दौरे पर दौरे हो रहे हैं। फिलहाल राजेश, बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीते दिन यानी 28 अगस्त को अलीगढ़ पहुंचे हैं, जहां सीएम योगी ने 5,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया और युवाओं को नौकरियों के साथ करोड़ों रुपए की सौगात भी दी। इसी के साथ अलीगढ़ में 705 करोड़ रुपए की लागत वाली 305 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया है। स्वाद आपको दिखता है, मकान हर एक का, कोई भेदभाव हुआ, बिजली सबको, कोई भेदभाव हुआ, रोजगार सबको, कोई भेदभाव नहीं। हमने 6.5 लाख नौजवानों को प्रदेश के अंदर नौकरी दी। हमने प्रदेश के अंदर 2 करोड़ से अधिक नौजवानों को रोजगार दिया।
देश की सत्ताधारी पार्टी एक बार फिर से बड़े पैमाने पर पार्टी से लोगों की जोड़ने की कवायद में जुट गई है। बताया जा रहा कि बीजेपी का 2 सितंबर से शुरू सदस्यता अभियान होगा। इसी को लेकर आज पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर बैठक होगी। सदस्यता अभियान को लेकर प्रदेश में कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। प्रदेश पदाधिकारियों और जिला प्रभारियों की बैठक होने वाली है। बता दें कि प्रदेश मुख्यालय पर होने वाली बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी शामिल होंगे। प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी इस मौके पर मौजूद रहने वाले। जी आप बता दें, सदस्यता अभियान को लेकर प्रदेश में कार्यशालाएं होंगी। 2 सितंबर से भाजपा का सदस्यता अभियान शुरू हो रहा है। आपको बता दें, पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर इसी को लेकर बैठक होगी। देखना ये होगा इस बैठक में और क्या कुछ रणनीति भविष्य के लिए बन सकती है। बता दें, 2 सितंबर से बीजेपी का सदस्यता अभियान जिसकी शुरुआत हो रही है। आपको बता दें, इसी को लेकर एक बैठक आयोजन की गई है। देश की सत्ताधारी पार्टी एक बार फिर से बड़े पैमाने पर पार्टी से लोगों को जोड़ने की कवायद में जुट गई है। बताया ये जा रहा कि बीजेपी का 2 सितंबर से सदस्यता अभियान शुरू होगा। इसको लेकर आज पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर बैठक होगी। सदस्यता अभियान को लेकर प्रदेश में कार्यशालाएं आयोजित की जा रही। प्रदेश पदाधिकारियों और जिला प्रभारियों की बैठक होने वाली है। बता दें कि प्रदेश मुख्यालय पर होने वाली बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी शामिल होंगे। प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी इस मीटिंग में मौजूद रहने वाले हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अभिनव सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। अभिनव, बीजेपी का सदस्यता अभियान की शुरुआत हो रही है 2 सितंबर से, क्या है पूरा प्रोग्राम? देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय में आज एक बड़ी बैठक होने वाली है और इसमें प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी जो है वो शामिल होंगे। इसके अलावा भाजपा प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहेंगे। 2 सितंबर से भारतीय जनता पार्टी जो है सदस्यता अभियान शुरू करने जा रही है। ये एक बड़े पैमाने पे तमाम लोगों को पार्टी अपने साथ जोड़ने के लिए जुटी है और आज पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर इसी को लेकर बैठक होगी कि सदस्यता अभियान को लेकर प्रदेश में कार्यशालाएं जो है वो की जाएंगी। और देश की देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी एक बड़े पैमाने पे 2 सितंबर से सदस्यता अभियान शुरू करने जा रही है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद भाजपा जो है अब और तेजी से अपने संगठन को विस्तार देने में जुट गई है और उसी क्रम में आज भाजपा प्रदेश मुख्यालय पे बैठक का आयोजन किया जा रहा है कि सदस्यता अभियान किस तरीके से जो है सफलतापूर्वक बनाया जा सके। इन तमाम विषयों को लेकर आज चर्चा होगी। प्रदेश पदाधिकारी और जिले के पदाधिकारी इस बैठक में आज मौजूद रहेंगे। जी, कह सकते हैं कि ये देश की सत्ताधारी पार्टी भाजपा है और बड़े पैमाने पर पार्टी से लोगों को जोड़ने की कवायद में जुट गई है और इस अभियान के जरिए जाहिर तौर पर उपचुनाव से पहले ये सदस्यता अभियान हो रहा है। क्या लगता है कि इसका उपचुनाव से कुछ लेना देना है या नहीं? अभिनव, बिल्कुल, देखिए, तमाम जगह उपचुनाव होना है और उससे पहले भाजपा जो है संगठन को विस्तार देने में जुटी है। तमाम नए सदस्यों को जोड़ने का काम कर रही है। सदस्यता अभियान के जरिए तमाम लोगों को सदस्यता दिलाने की ओर बढ़ रही है। तो निश्चित तौर पे ये भाजपा संगठन के लिए एक अच्छी चीज रहेगी क्योंकि तमाम जो लोग हैं वो पार्टी संगठन से जुड़ सकेंगे और निश्चित ही हर चुनाव में इस तरह के जो संगठन विस्तार होता, सदस्यता अभियान होता है, इनका फायदा जरूर पार्टी को देखने को मिलता है और इसीलिए जो भाजपा है वो आज बैठक कर रही है और संगठन के लिए जो सदस्यता अभियान है वो किस प्रकार से सफलतापूर्वक हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सदस्यता दिलाई जा सके, इन तमाम विषयों को लेकर आज बीजेपी प्रदेश जो है वो लखनऊ में बैठक करेंगे। उनके साथ प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह मौजूद रहेंगे। इसके अलावा तमाम जो जिले के प्रभारी हैं और इसके अलावा प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं वो भी आज इस लखनऊ में होने वाली बैठक में मौजूद रहेंगे। जी अभिनव, बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए।
अपना दल एस की प्रमुख और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। बता दें, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट पर दावा करने की तैयारी में है। माना यह जा रहा कि उपचुनाव में पटेल बाहुल्य इस सीट पर अनुप्रिया पटेल बीजेपी का खेल बिगाड़ सकती है। अनुप्रिया पटेल ने प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक प्रयागराज में करने का ऐलान कर संकेत दे दिए हैं। दरअसल अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक 2 सितंबर को प्रयागराज के सिविल लाइंस स्थित संगीत समिति में होने जा रही है। इस बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर अनुप्रिया पटेल शामिल होंगे। इसमें फूलपुर उपचुनाव को लेकर भी चर्चा होगी। बता दें कि इससे पहले अपना दल एस की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक लखनऊ में होती रही है। औरैया में विकासखंड अजीतमल में तैनात ग्राम विकास अधिकारी अनुज कुमार यादव का निलंबन कर दिया गया। दरअसल ग्राम पंचायत रहमापुर की पंचायतों के खाते में हैंडपंप की मरम्मत के लिए 90,000 रुपए निकाला गया था, लेकिन रुपए लेने के बाद भी प्राथमिकता वाले कार्यों को नहीं कराया गया। वही जुलाई महीने में भी हैंडपंप की मरम्मत के लिए 2,10,800 रुपए लिया जा चुका है। जी बता दें, अनुज कुमार यादव पर प्रशासन की कार्रवाई हुई है। हैंडपंप की मरम्मत के लिए निकले हैं लाखों रुपए, जिसकी कार्रवाई अब होती हुई बता दें ग्राम विकास अधिकारी का निलंबन भी हुआ और अनुज कुमार यादव पर प्रशासन की कार्रवाई होते हुए बता दें हैंडपंप की मरम्मत के लिए लाखों रुपए निकले और यहां पर घोटाले का मामला सामने आया। बता दें औरैया में विकासखंड अजीतमल में तैनात ग्राम विकास अधिकारी अनुज कुमार यादव का निलंबन कर दिया गया। दरअसल ग्राम पंचायत रहमापुर की पंचायतों के खाते से हैंडपंप की मरम्मत के लिए 90,000 रुपए निकाले गए थे, लेकिन रुपए लेने के बाद भी प्राथमिकता वाले कार्यों को नहीं कराया गया। वही जुलाई महीने में भी हैंडपंप की मरम्मत के लिए 2,10,800 रुपए लिया जा चुका है। पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने जेएमएम से इस्तीफा दे दिया है। वहीं अब चंपई सोरेन के इस्तीफे के बाद बीजेपी में भी शामिल होने की आशंका जताई जा रही। चंपई सोरेन ने एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा कि झारखंड के आदिवासियों, मूलवासियों, दलितों, पिछड़ों और आम लोगों के मुद्दे को लेकर हमारा संघर्ष लगातार जारी रहेगा। बदलते मौसम में गले में दर्द रहना एक सामान्य समस्या है जो बैक्टीरिया और वायरस के कारण होता है। हालांकि गले में दर्द सामान्य समस्याओं के साथ कुछ गंभीर बीमारियों के कारण भी हो सकता है। अगर गले में दर्द का कारण सर्दी, जुकाम के साथ कोई सामान्य समस्या है तो उसका उपचार दवाओं से किया जा सकता है। लेकिन आपके गले में दर्द रहता है और लंबे समय से हो रहा है तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और जल्द से जल्द डॉक्टर से मिलकर गले में दर्द के सटीक कारण का पता लगाकर उसका इलाज कराना चाहिए। इसको लेकर क्या कहते हैं एक्सपर्ट, आइए जानते हैं। खास करके फीमेल्स हैं, महिलाएं हैं या कई बार आजकल बच्चे भी आ रहे हैं जो हमारी फास्ट फूड खाने की हैबिट है, तो उससे क्या होता है गले में एसिडिटी होती है। जब गले में एसिडिटी होती है, गले की एलर्जी जो आती है तो गले में खराश, भारीपन, बार बार गला ऐसे साफ करने की इच्छा होती रहती है। तो उससे क्या होता है गले में माइल्ड पेन भी होता है, दर्द भी होता है, चुभन भी होती है। तो लोग नमक पानी गरारा करते हैं, कुछ एक आध एंटीबायोटिक खा लिए, कुछ दर्द गोली खा लिए या एलर्जी की दवा खा ली, उससे उनको आराम मिल जाता है। और वह वापस आते हैं, आपको ले चलते हैं लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रॉपर्टी कारोबारी ने सुसाइड कर लिया है। जी हां, लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, कारोबार में नुकसान होने के बाद सुसाइड कर लिया है। सुसाइड की वजह डिप्रेशन बताया जा रहा है। बता दें लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आई जहां पर सुसाइड का मामला सामने आया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मोहनलालगंज थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
बता दें, प्रॉपर्टी कारोबारी ने सुसाइड किया। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता कलीम फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, कारोबारी ने डिप्रेशन में आकर सुसाइड कर लिया, क्या है पूरा मामला? देखिए, जिस तरीके से मोहनलालगंज में एक सुसाइड की जो घटना सामने आई है, उस घटना को लेकर के साफ तौर से पुलिस का बयान ये आया है कि जो कारोबारी जिस तरीके से प्रॉपर्टी का काम करता था, लेकिन प्रॉपर्टी के में लाखों का उसका लॉस हुआ था, उसी लॉस को लेकर के काफी डिप्रेशन में रहने लगा था। और इसी डिप्रेशन की वजह से कल बीती देर रात जिस तरीके से उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया, उसके बाद एकाएक फांसी के फंदे पर झूल गया। जब सुबह परिजन उठे हैं तब उन्होंने उसके कमरे का जब दरवाजा खोला तो देखा कि उसका शव जो है फंदे पर लटका हुआ था। फिलहाल इस घटना है कि सूचना पर जैसे ही पुलिस पहुंची है, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन मौके से अगर सुसाइड नोट की बात की जाए तो पुलिस को अभी तक किसी तरह का कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला है। ये जरूर कहा जा रहा है कि जिस तरीके से परिजनों से बात हुई है, परिजनों ने यह कहा है कि उसका जो प्रॉपर्टी में लॉस हुआ था और उसी लॉस को लेकर के काफी समस्या डिप्रेशन में भी वो रह रहा था। जी, जाहिर तौर पर यहाँ पर डिप्रेशन का मामला सामने आया है, तो अगर हम परिजनों की बात करें, क्या उन्होंने इसके लिए कुछ पहले उनको इस बात का शक नहीं हुआ कि वो ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि जाहिर तौर पर जब घर में ऐसा कुछ होता है तो समझ आता है कि क्या समस्या है। देखिए देवा जी, जिस तरीके से बात की जाए जो परिजनों की, तो परिजनों को इस बात का बिल्कुल भी आभास नहीं था, क्योंकि वो परिजनों के साथ जिस तरीके से वो डिप्रेशन में रहता था, लेकिन परिजनों को कभी ऐसा एहसास नहीं होने दे रहा था। लेकिन प्रॉपर्टी का लॉस को लेकर के काफी वो परेशान रहता था, और जिसके कारण फिलहाल अभी आत्महत्या का जो कदम उठाया है, इसके पीछे फिलहाल पुलिस को जो सुसाइड नोट की बात की है, तो सुसाइड नोट नहीं मिला है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो पुलिस अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही जो आगे की कार्रवाई है वो शुरू करेगी। जी, मोहम्मद कलीम, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। प्रयागराज में आरओ पेपर लीक का मामला एक बार फिर से तूल पकड़ता हुआ। बिशप जॉनसन गर्ल्स कॉलेज पहुंची है एसटीएफ। प्रिंसिपल और शिक्षकों का बयान दर्ज हुआ है। जी हां, आरओ पेपर लीक का मामला एक बार फिर से छिड़ा। बता दें, एसटीएफ पहुंची है बिशप जॉनसन गर्ल्स कॉलेज। दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़ा मामला सामने आया। जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद की जमानत पर सुनवाई। दिल्ली हाई कोर्ट आज करेगा जमानत याचिका पर सुनवाई। पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भेजा था नोटिस। दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़ा मामला। जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद की जमानत पर सुनवाई होगी। जी हां, बता दें, हाई कोर्ट आज करेगा जमानत याचिका पर सुनवाई। पिछली सुनवाई में एचसी ने दिल्ली पुलिस को भेजा था नोटिस। फोन लाइन पर अधिक जानकारी के साथ एक बार फिर से संवाददाता राजेश जुड़ चुके। राजेश, उमर खालिद की याचिका पर सुनवाई आज होनी है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये बात जय उमर खालिद की, तो उमर खालिद अगर देखा जाए तो जेएनयू का पूर्व छात्र था उमर खालिद, और दिल्ली में जो दंगा हुआ था, दिल्ली दंगे को लेकर उसमें साजिश का मामला सामने आया था उमर खालिद का, और उमर खालिद को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार करने के बाद उसको तिहाड़ बंद है, और उसके बाद अब उस पर उसके जमानत को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है। आज की सुनवाई में कुछ फैसला आ सकता है। जाहिर सी बात है, जेएनयू का पूर्व छात्र है उमर खालिद, और दिल्ली में जो दंगा हुआ था उस दंगे में उसकी साजिश, बहुत बड़ी साजिश की भूमिका थी। तो जाहिर सी बात है, उसी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट आज उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई करने वाला है। क्या लगता है राजेश, क्या लगता है इस जो जमानत याचिका पर सुनवाई आज होनी है, उसमें क्या कुछ सफलता मिल सकती है? कोई राहत की खबर इन खालिद के लिए हो सकती है, क्या लगता है? देखिए, आपको बता दें कि उमर खालिद को जमानत मिलती है या नहीं मिलती है, अब ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी उस उमर खालिद की याचिका पर। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में दंगा हुआ था और उस दंगे में
उमर खालिद का हाथ बताया जा रहा था। उमर खालिद की उसमें भूमिका बताई जा रही थी कि जो दिल्ली में दंगा हुआ था तो उसकी साजिश को देखते हुए उसको जेल हुई थी। अब जेल होने के बाद अब हाई कोर्ट एक बार सुनवाई कर चुका था, लेकिन उसके बाद उसको जमानत नहीं मिली थी। लेकिन आज एक बार फिर से दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा है उमर खालिद की याचिका पर। अब देखने वाली बात होगी कि दिल्ली हाई कोर्ट उसको जमानत देती है या नहीं देती है, देखने वाली बात होगी। जी जी, राजेश कुमार यादव जी, बहुत धन्यवाद इस खबर पर जुड़ने के लिए। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने एक्स पर किया पोस्ट। बच्चियों महिलाओं के साथ रेप हत्या की घटनाएं बेहद दुखद। केंद्र राज्य सरकारें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जाएं, ऐसी घटनाओं पर राजनीति न की जाए। जिया मायावती का महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर एक्स पर पोस्ट करती नजर आई है। उन्होंने कहा, बच्चियों महिलाओं के साथ रेप हत्या की घटनाएं बेहद ही दुखद हैं और सरकार को इस पर सोचना चाहिए। उन्होंने केंद्र राज्य सरकार को कहा है कि राजनीति से ऊपर उठकर जाए, ऐसी घटनाओं पर राजनीति न की जाए। जी हां, बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने किया है एक्स पर पोस्ट और बच्चियों महिलाओं के साथ रेप हत्या की घटनाएं दुखद है कहते हुए नजर आई। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र राज्य सरकारें राजनीति से ऊपर उठकर काम करें, ऐसी घटनाओं पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। कोलकाता की घटना से यूपी में अलर्ट। सूबे के अस्पतालों में होगी अब कड़ी निगरानी। जी हां, बता दें, कोलकाता रेप मर्डर केस से अब यूपी में भी अलर्ट पर है सारे ही हॉस्पिटल। मुख्य सचिव मनोज कुमार ने निर्देश किए हैं जारी। चिकित्सा संस्थानों अस्पतालों में आवाजाही पर रहेगी कड़ी नजर। अस्पताल में सीसीटीवी कैमरे और लाइट का प्रबंध जरूरी। तैनात सिक्योरिटी ऑडिट कराने के साथ प्रवेश पास भी बनाया जाएगा। जी हां, कोलकाता रेप और मर्डर केस के बाद से एक्शन में जी हां, बता दें, सूबे के अस्पतालों में होगी कड़ी निगरानी। उत्तर प्रदेश की सरकार अलर्ट हो गई है। आपको बता दें कि अस्पतालों में कड़ी निगरानी की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। मुख्य सचिव मनोज कुमार ने दी जानकारी। बता दें, चिकित्सा संस्थानों अस्पतालों में आवाजाही पर अब रहेगी कड़ी नजर। अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे और लाइट का प्रबंध जरूरी कर दिया गया है। तैनात सिक्योरिटी ऑडिट कराने के साथ साथ प्रवेश पास भी बनेगा। मुख्य सचिव ने सभी मंडलायुक्त और डीएम को कड़े निर्देश दिए। बता दें, कोलकाता की घटना से यूपी में भी अब अलर्ट दिखाई दिया। खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी शहबाज खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहबाज, जिस तरह से कोलकाता रेप और मर्डर केस के मामले की वजह से अब यूपी में भी अस्पतालों में अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्या है पूरा मामला? तो बताना चाहूंगा कि कोलकाता की जो घटना हुई उसके बाद से लगातार देश में हो रहे प्रदर्शन को लेकर ये फैसला लिया गया है कि अस्पतालों में जो सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम जो हैं वो कड़े किए जाएंगे। और लगातार रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हड़ताल पे गए थे उन्होंने ये मांग भी उठाई थी और साथ ही कानून बनाने के लिए भी उन्होंने अपनी मांग पर अड़े हुए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया और हस्तक्षेप किया था और सुप्रीम कोर्ट ने रेजिडेंट डॉक्टर को इंसाफ की बताई थी, इंसाफ होगा इस मामले में। और उसके बाद इंसाफ को जब उनको एससी से ये पूरा मामला पता चला, उसके बाद रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल को वापस लिया था। और उसी का नतीजा देखने को मिल रहा है कि अलग अलग राज्यों में अस्पतालों में और स्वास्थ्य से
जुड़े जितने भी महकमे हैं वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम करने के जो निर्देश हैं वो जारी किए गए हैं। उसके बाद से यूपी में ये आदेश जारी किया गया है कि जितने भी अस्पताल हैं वहां सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चौकस की जाए, साथ ही साथ सीसीटीवी जो लगे हैं उसको जहां नहीं है वहां लगाए जाए, जो सही नहीं है उनको दुरुस्त किए जाएं और जो गार्ड हैं उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाए, कहाँ उनका पूरी बायोडाटा और तमाम तरीके के जो निर्देश हैं वो जारी किए गए हैं। जी ज़ेबा, इसकी अगर बात करें हम इस पे जो जिस तरह से सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की बात कही जा रही है या और भी तमाम तैयारियां, ये कब से शुरू हो सकती हैं सारे ही हॉस्पिटल्स में यूपी में? देखिए, बीते कल ये आदेश देर रात जारी किया गया है मुख्य सचिव द्वारा, और जैसे ही आदेश आज पारित हुआ, आज सबके सामने आया है, अब माना ये जा रहा है कि आने वाले दिनों में यूपी में जितने भी अस्पताल हैं सरकारी से और तो तमाम प्राइवेट जितने अस्पताल हैं वहां के लिए आदेश है और हर अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे जो है वो लगाए जाएंगे, क्योंकि मालूम हो कि जो कोलकाता की घटना है उसमें सीसीटीवी एक बहुत बड़ा रोल निभाया था, क्योंकि उसमें आरोपी साफ तौर पर अंदर जाते हुए दिखा था और जो ब्लूटूथ के जरिए जो ब्लूटूथ वाला एक एंगल निकल कर आया था कि उसके कान में ब्लूटूथ लगा हुआ पाया गया था और सीसीटीवी में साफ साफ उसे देखा गया था, और जब वो बाहर निकला तो उसका ब्लूटूथ नहीं था और फिर जहां ये घटना अंजाम दी गई वहां पे वो ब्लूटूथ सेम पाया गया था। इसलिए सीसीटीवी फुटेज के लिए साफ तौर पे निर्देश दिए गए हैं कि सीसीटीवी जहां दुरुस्त नहीं है उनको दुरुस्त किए जाएं और जहां नहीं लगे हैं वहां लगाया जाए, और ये आदेश जल्द ही यूपी भर के अस्पतालों में लागू करने के निर्देश तत्काल प्रभाव से दे दिए गए हैं। जाहिर तौर पर हम कह सकते हैं कि कोलकाता की घटना पर और डॉक्टर्स के विरोध पर योगी सरकार अब एक्शन में है। बहुत बहुत धन्यवाद शहबाज खान आपका इस खबर पर जुड़ने के लिए। और शहर शहर खबर खबर में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की सभी ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।